मैं इस बी ब्रेन सोसाइटी का जिसे बिहार ब्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है, उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ। अपनी सोसाइटी की ओर से आप सभी लोगों का इस पहले वेबिनार में स्वागत करता हूँ। बिहार ब्रेन्स के स्थापना वर्ष 2000 से लेकर के अब तक हम लोगों ने बिहार में साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है और इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। इस कड़ी में ही बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, और एक मंथन जो जर्नल इंटरनेशनल जर्नल हमारे द्वारा प्रकाशित होता है, साथ ही 60 मेंबर की एक ग्लोबल साइंटिफिक काउंसिल है जो साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोगों को योगदान देती है डिफरेंट फोरम से डिफरेंट समय पर। इस तरह की चीजें हम लोगों द्वारा की जा रही हैं और साथ साथ इस वर्ष से हमारी सोसाइटी ने फैसला किया है कि इस कड़ी को जारी रखते हुए हम लोग हर समय पर वेबिनार सीरीज का आयोजन हो जिसमें डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स आए और अपना योगदान दे, डिफरेंट एक्सपर्टीज पे बातें हो। इसी के तहत हम लोगों ने सोचा है कि हमारे कॉलेज सेंटर के माध्यम से ये वेबिनार हर एक सप्ताह या 2 सप्ताह, शुरुआत में हम लोग लगभग 2 सप्ताह पर किया करेंगे। जब ये करीब बढ़ती रहेगी तो हम लोग करीब 1 सप्ताह, हर सप्ताह एक वेबिनार करते रहेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट पर, डिफरेंट तकनीक पर। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि आपका सहयोग होता रहे। इस वेबिनार में पहली बार जो आज से हो रही है, जिसका इस पहली जो वेबिनार है इसका विषय है रिसर्च पेपर राइटिंग स्किल। 15 वर्षों से हमने देखा है कि लोग रिसर्च पेपर लिखने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमने यह भी देखा है कि लोग जर्नल के स्टैंडर्ड का पालन नहीं करते, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उसका पालन नहीं करते। हमने यह भी देखा है कई बार ऐसा हुआ है कि जो पेपर हमारे पास आया है उस पेपर में जो लिखी गई बातें हैं वह एकदम भिन्न है जो वो करना चाहते हैं, जो वो लिखना चाहते हैं। तो कई बार इस बातों का भी हम लोग का ध्यान रखना पड़ा है कि ऑथर से बात कर लिया जाए। लेकिन बात यह सही है कि हर जर्नल, हर लोग किसी ऑथर से बात नहीं करेंगे कि आप क्या लिखना चाहते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट यही है कि लोगों ने जो एब्स्ट्रैक्ट भेजा है उस पर ही ध्यान लोगों का केंद्रित रहे। जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो रिव्यू करते हैं पेपर का या एब्स्ट्रैक्ट का, वो पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद उनको यह मालूम चलता है कि ये पेपर किस क्षेत्र में है, क्यों लिखा जाया गया है। अगर उनको लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट ही सही नहीं है, किसी लायक नहीं है, तो वो अपना एक देते हैं मंतव्य कि नहीं, इस पेपर को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, या नहीं किया जाए तो क्यों नहीं किया जाए। तो हमने देखा है कि 15-16 सालों में कि लगभग 80 to 85% पेपर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिसको रिव्यूअर ना एक्सेप्ट करने की सलाह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ भी एक ऐसी स्थिति बनती है कि सारे पेपर को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सोचा, या हम लोगों ने बहुत दिन से सोचा था कि एक कॉन्फ्रेंस, एक वेबिनार, एक अलग से हम लोग सेशन रखें बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस में ही, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार एक अलग वेबिनार ही ऑर्गेनाइज किया जाए इसी टॉपिक पर, जिसमें लोगों को बताया जाए कि रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाता है। और लिखा जाने का कोई स्टैंडर्ड नियम तो होता नहीं है, क्योंकि हर जर्नल का अपना रूल्स है, अपना रेगुलेशन है। फिर भी एक कॉमन नियम, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपको इसी तरह एक पेपर लिखना है। रिसर्च पेपर लिखना है तो उसका अपना एक कंस्ट्रक्ट होता है, उसी कंस्ट्रक्ट के आधार पर लोगों को पेपर लिखना चाहिए। तो इन सारी बातों के लिए मैंने अपनी सोसाइटी की ओर से डॉक्टर गोपाल शर्मा जी को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है कि वो यहाँ आए और लोगों को बताएं कि
कि पेपर लिखा कैसे जाए। पहले वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, वो बताएंगे कि पेपर लिखने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन अभी जब तक जितना देर उनका प्रेजेंटेशन होगा, हम सभी लोगों को आग्रह करेंगे कि सभी लोग अपना माइक म्यूटेड रखें, ताकि आपकी आवाज यहाँ तक बहुत नहीं पाए, लोगों को व्यवधान ना हो जाए। लेकिन जस्ट इनके प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, जिस इंटरेक्टिव सेशन में कोई भी पार्टिसिपेंट जो कुछ पूछना चाहता हो वो पूछ सकता है। लेकिन जो भी पूछना चाहते हैं वो अपने चैट बॉक्स में साइड में, राइट साइड में ऊपर में देखें एक चैट बॉक्स है। चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चंस लिखेंगे और हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को लेंगे, मेरे द्वारा क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आप उस समय अपना आपके सिस्टम को अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप इंटरेक्ट कर सकते हैं गोपाल शर्मा जी से। तो अब मैं गोपाल शर्मा जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन शेयर करें तथा लोगों से अपनी बात रखें कि वो कैसे पेपर लिखा जाए। है आपको, और तब तक मैं सर एक क्वेश्चन था। क्या नाम है आपका? नाम तो नाजिया हसन। नाजिया हसन। हाँ नाजिया बोलिए। जी सर, पूछ रहे थे कि अगर जब पेपर लॉन्ग पेपर वगैरह देते हैं छपने के लिए, तो उसमें सर मैक्सिमम रेफरेंस क्या होना चाहिए, और पोस्टर प्रेजेंटेशन में रेफरेंस कितना लगभग दे सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम सर कुछ? देखिए फुल लेंथ पेपर में देयर इज नो लिमिट, उसमें कोई लिमिट नहीं। आप चाहें तो अगर एक तरह के पेपर का साइटेशन, एक तरह के रेफरेंस अगर 5 है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कि पूरे आपके रिसर्च को या उनके रिसर्च को पूरे जो आपने काम किया उसको कवर किया है, तो 4 ऑथर को, 4 रिसर्चर को, 4 रेफरेंस को आप छांट दीजिए, एक को रखिए, क्योंकि अगर आपके पास स्पेस की कमी है, 4 करना है तो आप उसको कम कर सकते हैं। अदरवाइज आप 4-5 रखिए, लेकिन उसको फॉन्ट साइज आप कम कर दीजिए। डिपेंड करता है ऑथर, वहाँ जो पब्लिशर है उस पर कि 4 पेज के बाद 5वां पेज हो जा रहा है, तो फिर वो आपको सलाह देंगे कि इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो आपको देखना है कि रेफरेंस में अगर मान लीजिए कि 50 रेफरेंस आपने साइट, लेकिन उसमें 40 ऐसे रेफरेंस हैं या 30 ऐसे रेफरेंस हैं जो कि मोस्ट वैल्यूएबल हैं। मान लीजिए एक ही टॉपिक में एक ही साइटिंग के लिए आपने 5 ऑथर को कोट किया, लेकिन 5 ऑथर को देख लीजिए कि 5 ऑथर में सबसे बढ़िया काम किसका है, उस ऑथर को डाल दीजिए, बाकी 4 को डिलीट कर दीजिए। क्योंकि वहां पर आपके पास है, तो वहां पर क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक स्टेटमेंट को कोट करके 4 ऑथर को हम रेफर करते हैं, 4 रेफरेंस डालते हैं, 5 डालते हैं, कभी कभी 7 डालते हैं। तो फिर हमको वहां फाइंड आउट करना होगा कि किस ऑथर सबसे बढ़िया काम किया है, जिसने मैक्सिमम हमारे पेपर को या वो अपने पेपर को मैक्सिमम कवर किया है, तो हम उनको रखेंगे, बाकी लोगों को डिलीट कर देंगे। हाँ, इन केस ऑफ ये क्या कहते हैं पोस्टर में इन बातों को ध्यान देना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस है उसी को डालना है, बिकॉज वहां पर स्पेस की बहुत कमी होती है। हो सके तो 1 या 2 रेफरेंस डालिए, मैक्सिमम 3 डालिए, नॉट मोर देन 5, क्योंकि वहां पर स्पेस की कमी होती है। और आप जान लीजिए कि 7 से 8 फीट की दूरी से पोस्टर को पढ़ा जाए, फॉन्ट साइज इतना बड़ा देना है, ये नहीं कि आप पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन डाल दिए और उसके बाद आदमी जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के भी नहीं पढ़ रहा है। So that should not be done। तो 1 या 2 नाजिया आप डालिए। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर, थैंक यू। क्वेश्चन है जावेद हसन का। जावेद हसन क्या बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? इनका क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है कि is the Monsoon Journal a part of UGC care list? What about its impact factor in SCI journal? तो गोपाल शर्मा से पहले मैं ही जवाब देता हूँ कि पहला क्वेश्चन यह है कि is the journal is a part of UGC care list? No, हमारा जर्नल अभी UGC care list में नहीं गया है। दूसरा है कि इम्पैक्ट फैक्टर तो तभी होगा जब ये SCI जर्नल में आएगा और उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं।
हम लोग यूईसी केयर लिस्ट से पहले हम लोग उसको एशिया जनरल लिस्ट, तो एशिया में अगर ये लिस्टेड हो जाता है तो यूईसी में करने की जरूरत नहीं होती है, यूईसी अपना आप ही कर लेता है। तो हमारे चीफ रिपोर्ट वो बात है कि हम लोग इसको एससीआई स्कोपस में इसकी एंट्री हो जाए। महीनों में ये हो सकता है कि स्कोपस में इसकी एंट्री मिल जाए। रिव्यू जर्नल का मतलब ये होता है कि आपके पेपर को दो रिव्यूअर या 3 रिव्यूअर से रिव्यू कराए जाते हैं और उनकी रिपोर्टिंग का ध्यान दिया जाता है, किया जाता है। हर पेपर को मिनिमम 1 या 2 रिसर्चर से उसका रिव्यूअर से उसका रिव्यू होती है, उसका रिपोर्ट आता है, तभी वो पेपर पब्लिश होता है। उसके बाद आप कुछ ऐड करना चाहें क्या गोपाल जी इस क्वेश्चन के आंसर में? नहीं, किसी ने पूछा है कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सपूर नवाब नाम है। हाँ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मतलब है कि अगर आप किसी फॉरेस्ट में गए और आपने कितने तरह के एनिमल्स वहां देखा, तो जितने तरह के एनिमल आपने देखा उसका नाम आपने लिखा, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। मान लीजिए कि आपने टाइगर देखा, जिराफ देखा, भालू देखा, बंदर देखा, या और भी कई तरह की चीजें आपने देखा, वाइल्ड बोर देखा, राइनो देखा, व्हाटएवर, तो ये हुआ आपका क्वालिटेटिव। तब उसको आप बाएं तरफ लिख लीजिए कि these numbers are these animals are present in this forest। लेकिन आपने टाइगर कितना देखा, 5 देखा, 3 देखा, 8 देखा, ये कहलाएगा क्वांटिटेटिव। तो आप बाएं तरफ एक कॉलम में लिख रहे हैं क्वालिटेटिव, मतलब स्पीसीज के बारे में आप लिख रहे हैं, स्पीसीज का नाम लिख रहे हैं, दैट इज क्वालिटेटिव, और नंबर कितना हुआ दैट इज क्वांटिटेटिव। यही है इसका मतलब। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए नादिया। हाँ जी सर, वो क्वेश्चन मेरा ये था कि सर कोई रिसर्च पेपर जब लिखते हैं तो उसमें सर ऑथर जो होते हैं वो अगर ज्यादा ऑथर हो तो ज्यादा अच्छा है या कम ऑथर हो तो ज्यादा अच्छा है? देखिए हमारे पास जो अभी तक का जो मैक्सिमम ऑथर का जो लिस्ट है वो है 29 ऑथर ही है एक पेपर में, 29। तो डोंट वरी फॉर दैट। आप 1 रखिए या 28 रखिए, डजंट मैटर। ये डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने आपके पेपर में कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन एक चीज ऐड करूंगा नाजिया, एक बात ऐड करूंगा। कई बार लोगों को लगता है कि मेरा मन है कि इनको भी ऐड कर दे, तो ना वो सब नहीं कीजिए। ऐसे ही लोगों का नाम ऐड होना चाहिए ऑथर में जिन लोगों ने रियली कंट्रीब्यूट किया। जी सर, जी सर। और जिन लोगों ने रियली कंट्रीब्यूट नहीं किया है उनका नाम रखना नहीं चाहिए। नंबर 2। नंबर 1 है कि अच्छा होगा कि मैक्सिमम 4 या 5 हो, मतलब 4-5 से अधिक होता है तो पेपर थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखता है। हमको नहीं लगता है किसी एक प्रोजेक्ट में, बहुत कम ऐसा प्रोजेक्ट होता है या बहुत कम ऐसा पेपर होता है जिसमें रियली 5 से 6 लोग से अधिक लोग कंट्रीब्यूट करते हो। लेकिन कई नहीं सर, एक्चुअली में कुछ लोग मना करते हैं कि ज्यादा ऑथर का नाम नहीं दीजिए, ये मतलब एक का ही दीजिए जिनके अंडर में आप गाइड है, मतलब जो आपके गाइड हैं। एक तो आइडियल नहीं है, बहुत कम होता है, 1 ही लोग रहते हैं, लेकिन जी सर कम 2 लोग हो जाते हैं। लेकिन जी सर 2 या 3 अगर रहेगा कि 5-6 लोगों से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन शायद नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी सर 28-29 का भी तो कितना ऑकवर्ड दिखा होगा, पता नहीं कितना ऑकवर्ड दिखा होगा, लोगों ने रियली कंट्रीब्यूट किया होगा कि नहीं किया होगा। तो वो नहीं सर 2 या 3 रख सकते हैं, 2 या 3 सही है। मतलब 5-6 तक भी आइडिया है, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके सर। अच्छा, निहारिका का क्वेश्चन है। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। इज देयर एनी रिपोजिटरी और रिफॉर्म व्हिच if referred can ensure that we are not missing any paper regarding our topic while reviewing our literatures? गोपाल जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। आप हो सकता है कि आपके पास एक्सेस नहीं हो वो जर्नल या वो मैगजीन का या वो रिसर्च आर्टिकल का,
लेकिन आप अगर नेट में खोजेंगे और क्रॉस रेफरेंसिंग जब करेंगे, देन यू विल सर्टेनली फाइंड मोस्ट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स। इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन छूटने का चांस है, इसमें कोई दो मत नहीं है, हम लोग से भी छूटता है, सभी लोगों से छूटता है। लेकिन जब आप क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे, इफ यू गो वन रेफरेंस एंड उस रेफरेंस के बाद फिर उस रेफरेंस के क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, देन आपको पता चलेगा कि ओ अच्छा, इस टॉपिक में इतने लोग हैं। तो फिर वो क्रॉस रेफरेंसिंग आप जितने करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, पक्का। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? ये बिहार का नहीं ना? प्रभात कुमार द्विवेदी जी, डॉक्टर द्विवेदी जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज वैंकूवर स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग? वैंकूवर बेसिकली ये मेडिसिन एंड साइंस में अलग अलग ये होता है, और ये हम लोग जो खास करके लाइफ साइंसेज में है, इन चीजों को हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये वैंकूवर इज ए नंबर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है, कॉमनली यूज इन मेडिसिन। तो हम लोग साइंस अपने जो लाइफ साइंस में इसको नहीं करते हैं, और ये सीक्वेंशियल नंबर है जो कि रेफरेंस करते हैं उसको फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ऐसा है इसका। अच्छा, साबू नवाब का फिर से क्वेश्चन है, इज इट इम्पोर्टेंट टू गिव बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा इन सच पेपर? Yes. If you are doing such research, if it is only for qualitative, if you are going to make your research only for biodiversity, then you produce only number of species, name of the species. And if you are going to make your research qualitative and quantitative, then you will have to add both the data, qualitative and quantitative both. It has to depend upon you only what you select. लेकिन अगर आप दोनों चीज डालते हैं, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी आप कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करते हैं, इट विल बी मोर ऑथेंटिक। ओके, फॉर स्टैटिस्टिकल डाटा स्पेशली। ओके, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंबदा मेहर। इनका क्वेश्चन है, सर इन ए पर्टिकुलर टॉपिक इफ वी फाउंड अ लॉट ऑफ पेपर, how to decide what to read first? It all depends upon you only कि किसको आप सबसे पहले पढ़े और बाद में पढ़े, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है ना। आप जैसे मान लीजिए कि आप रेप्टाइल्स का पेपर खोजना चाहते हैं, तो रेप्टाइल्स में कितने तरह के रेप्टाइल्स हैं? बहुत तरह के हैं। उसमें घड़ियाल भी आता है, सांप भी आता है, स्किंक भी आता है। तो आपको अगर सांप में इंटरेस्ट है, देन यू गो फॉर स्नेक। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्किंक, तो आप स्किंक में जाइए। इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली कि आप किस टॉपिक को देखिए टॉपिक वाइज अगर आप रेफरेंस खोजेंगे, यू विल फाइंड हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन आपको इंटरेस्ट किस में है? आपका जो 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 इंटरेस्ट है वो किसी टॉपिक पर अगर है, मान लीजिए कि आपको टाइगर पर काम करना है, हम मेजर एनिमल के बारे में करते हैं, तो टाइगर पर तो दुनिया में लाखों लाख पेपर हैं। लेकिन टाइगर का थ्रेट, टाइगर का ब्रीडिंग, टाइगर का माइग्रेशन, टाइगर का स्किन, टाइगर की एनाटॉमी, टाइगर की बायोलॉजी, आप किस पर इंटरेस्टेड हैं, इस पर आप पेपर खोजिए। देन यू विल रियलाइज कि अच्छा, जहां 1000 पेपर थे वहां सिमट करके 25 पर आ गए। अब 25 में देखिए कि हु इज द बेस्ट ऑथर, किसने बढ़िया से चीजों को नरेट किया है, सबको डाउनलोड कर लीजिए एंड यू गो स्लो वन बाय वन। आप देखिए उसमें यू विल सेलेक्ट द बेस्ट। उसमें गोपाल शर्मा कुछ नहीं बता सकता, यू विल हैव टू सिलेक्ट योरसेल्फ। और कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछें। विभूति, अजय कुमार हियर। हाँ, बोलिए अजय जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। I am calling from Ahmedabad. Basically, I am working in industry from last 25 years. Okay sir. अच्छा अजय जी, वहाँ So yeah, since I have seen the topic was interesting for me, so I am asking. I am getting, see, I have already applied for patent, 2-3 patents in my name is there. But some of the topic while working in industry, they are also very interesting. So everything will not get the patents, but how I can publish as a research papers?
हमको लगता है पेटेंट पर तो आप बता सकते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव मोर आइडिया पेटेंटीकरण पर मुझे जानकारी ज्यादा नहीं। Sir, I am not asking patent. I am asking some of the interesting work. What I think that this can be go also as a research paper, maybe not as a patent. So how I can publish that as a research papers out of the industry? Okay. So first of all, you will have to take permission from your boss that you wanted to make publication of such and such paper. So unless until you don't take permission from your department, it is very difficult. Or before publishing this, many things has to be done, because you are a person working in an industry, and you have done your work within the industry. So I think proper permission should be taken from your boss or the authority. First thing. Second thing, you will have to select the journal where you want to send it, whether this is possible to publish in that journal or not. So ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि हम किस जर्नल में इसको भेजें, किस टॉपिक पर आपका रिसर्च है, और वो किस टॉपिक का जर्नल कहाँ छपता है, कहाँ सुटेबल होगा, तो वो आपको सेलेक्ट करना है, आपको जानकारी रखनी होगी। क्योंकि इस बड़ा दुनिया में ये कह पाना कि आपके टॉपिक का इसमें सुटेबल होगा, ये हमारे लिए या विभूति जी के लिए संभव नहीं है। ये आपको सेलेक्ट करना होगा और आपको ऐड करके कि जिनका ऑलरेडी पेटेंटेड है, अच्छा ऑलरेडी जिनका पेटेंटेड है, उनको फिर कहीं पर पब्लिश करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पब्लिश होता है। पेटेंट ऑफिस के द्वारा जो पेपर पब्लिश होता है उसको रीपब्लिश नहीं किया जाता है ना, उसको तो नहीं कर सकते, वो तो कभी भी रीपब्लिश नहीं किया जाता, ऑलरेडी वो पब्लिश हो जाता है। और उसका पब्लिशिंग का स्टाइल भी ऑलमोस्ट वही होता है जो पेपर्स में होते हैं, जो अलग जर्नल्स में होते हैं। इसलिए अगर वो पेटेंटेड है तब आपको कहीं पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पेटेंटेड नहीं है, अगर आप पेटेंटेड है तो आप पब्लिश करना चाहते हैं तो वो तो आप कर ही नहीं सकते, आप नहीं कीजिए। अगर आपको पेटेंट करवाना है और तब उससे पहले आप पब्लिश करवाना चाहते हैं तो वो मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो फाइंडिंग्स है वो पेटेंटेबल है, वो एकदम न्यू है, तो ऐसे केस में आप उसको रिसर्च पेपर में कहीं भी पब्लिश ना करवाएं। अगर आप करवाते हैं तो वो आपका पेटेंट के रूप में स्वीकार्य भी नहीं होगा, क्योंकि पेटेंट ऑफिस साफ साफ कहता है कि आपका जो पेटेंटेबल प्रोडक्ट है या आइडिया है वो कहीं भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। तो आपने पहले ही कहीं अगर रिसर्च को पब्लिश करवा लिया होगा तो वो फिर वो पब्लिश नहीं होगा पेटेंटेड ऑफिस में, तो आपके लिए घाटेमंद होगा। तो कहीं भी रिसर्च पेपर पब्लिश करने से पहले कोई भी रिसर्चर अगर उनको लगता है कि हमारा ये प्रोडक्ट या आइडिया एकदम यूनिक है, वो पेटेंटेबल है, तो पहले आप उस पेपर को पब्लिश ना करवाएं और पहले उसको पेटेंट ऑफिस में जाने दें। पेटेंट ऑफिस में अगर वो पब्लिश हो जाता है तब आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां से रिजेक्ट हो जाता है पेटेंट ऑफिस का से, इसका भी एक सर्च है, गूगल पर जाएंगे तो गूगल पेटेंट करके एक सर्च है, आप उसको सर्च कीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि वर्ल्ड में कितने पेटेंट हुए हैं। आप अपना कुछ नाम टाइप की जो आपने काम किया है, और एक सर्चिंग तो गूगल से जाती है, दूसरी सर्चिंग वो है कि जो पेटेंट के जो बहुत सारे मास्टर लोग हैं जो पेटेंट करवाते हैं, जो एजेंसियां हैं, वो आपके लिए स्पेशल सर्च करती है, वो कुछ पैसा लेती है और वो सर्च करके आपको बताती है कि गूगल पेटेंटेबल प्रोडक्ट आपका है या नहीं। तो इसका ये शायद मैं आंसर दे पाया कि नहीं पता नहीं अजय जी, तो वो आप बताएं। नहीं, जो पेटेंटेड है उसको नहीं पब्लिश करने का है, जो वर्क इंटरेस्टेड है बट नॉट पेटेंटेड, उसके बारे में मैंने पूछा था। सो एनीवे शर्मा जी ने जो बताया कि आई थिंक यू हैव टू टेक द डिपार्टमेंट परमिशन, आई थिंक इट इज ओके। आई थिंक विदाउट डिपार्टमेंट परमिशन आई कैन नॉट गो डायरेक्टली। उसके बाद एक क्वेश्चन है अर्चना कुमारी का, सर इज इट ओके टू हैव अ सिंगल ऑथर नेम इन द रिसर्च पेपर? यस, व्हाई नॉट। अगर आपने अकेले काम किया है और आप दूसरे को ऑब्लाइज नहीं करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, करेक्ट, दिस इज द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? विभूति जी, हेलो। हाँ विभूति जी कहिए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें
यूजुअली जो है हम इंट्रोडक्शन से लेके और फाइंडिंग रिजल्ट, फाइंडिंग डिस्कशन की सभी चीजों को हम समराइज करते हैं। फिर दूसरी तरफ जो समरी और कंक्लूजन जो होता है उसमें हम फिर जो है क्या उन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे या केवल फाइंडिंग और डिस्कशन को ही हाईलाइट करेंगे? दोनों में बेसिक मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए? गुड क्वेश्चन है आप गोपाल जी ने बताया था। देखिए, एक तो जो आप अब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट में एम ऑफ द स्टडी, आपने जो रिसर्च का जो काम शुरू किया है उसका एक सेंटेंस में लिखना है कि आपका एम क्या है स्टडी का। दूसरा, माने ये मैं फुल लेंथ पेपर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा आ जाता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी सीन इन एब्स्ट्रैक्ट। तो मेथोडोलॉजी भी एक सेंटेंस में कि आई विल ऑप्ट दिस एंड दिस मेथड, वो आपके रेफरेंस में फिर चला जाएगा कि ये मेथड कौन होता है। आपको वहां एक सेंटेंस में उसको लिखना है। बिकॉज यूजुअली जो भी पब्लिशर होते हैं, जो वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश करना चाहते हैं, वो लिख देते हैं कि 300 से ज्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। तो कभी कभी तो कुछ लोग तो 40 वर्ड में लिख देते हैं, 50 वर्ड में लिख करके वो भेज देते हैं और दोबारा वो ना उनका फोन लगेगा ना उनका ईमेल लगेगा, कुछ नहीं होगा। तो वो बड़ा मुश्किल में हम लोग पड़ जाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए और एक बार नहीं 4 बार और 5 बार 6 बार देखिए अपने एब्स्ट्रैक्ट को कि जो जो चीजें इसमें इनपुट होनी चाहिए, एम्स ऑफ द स्टडी जो आप काम कर रहे हैं या किए हैं, उसका एम इसमें लिखा हुआ है कि नहीं। एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में मेथोडोलॉजी आना चाहिए और रिजल्ट भी उसमें आ ही जाना चाहिए। रिजल्ट अगर आप नहीं देखें तो एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या काम किया है ये रिजल्ट पता चलना चाहिए वहां पर, एक सेंटेंस में भी आना चाहिए। और फाइंडिंग, जो फाइनल फाइंडिंग है, रिजल्ट एंड फाइंडिंग, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं कि हमारा रिसर्च का जो थीम था वो ये उसको मिला है, ये हम फाइनली इसको कहना चाहते हैं। ये 3-4 चीजें 3-4-5 सेंटेंस में ही फिनिश हो जाना चाहिए। और उसको इस तरह से आप लिखिए कि इट शुड बी वेरी वेरी एक्सप्लेनेटरी, ये नहीं कि आप लिख दीजिए ऐसा कि वो समझ ही में नहीं आ रहा है आगे पढ़ने वाले को। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कॉमा फुल स्टॉप के चक्कर में एक ही सेंटेंस में पूरा एब्स्ट्रैक्ट डाल देते हैं। नो, आप एक सेंटेंस में एम्स एंड स्टडी, एम्स ऑफ योर स्टडी लिखिए और दूसरे सेंटेंस में मेथोडोलॉजी लिखिए, तीसरे सेंटेंस में रिजल्ट एंड फाइंडिंग लिखिए। उसमें रेफरेंस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, अपेंडिसेस डालने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना ही होना चाहिए। वेरी गुड। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर समरी और कंक्लूजन एब्स्ट्रैक्ट से अलग कैसे है, उसमें हम क्या डालेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, समरी इज योर इंटायर वर्क और कंक्लूजन है कि योर कंक्लूजन सपोर्टेड बाय रिकमेंडेशन, कि आपका जो काम है वो समराइज एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में कर सकते हैं विथ योर रिकमेंडेशन कि हमने ऐसा काम किया और फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कंक्लूजन और रिकमेंडेशन बहुत ही पास में होता है। लेकिन जहां समरी की बात आ गई, जब आप समरी लिखना चाह रहे हैं तो समरी में आप पूरा समराइज कीजिए कि हमने इतने दिनों का काम किया, ये चीज हमने किया, ये फाइंडिंग हुई। और जब आप कंक्लूजन और रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो उसमें वो दोनों एक ही टॉपिक कर दीजिए, कंक्लूजन कर दिए या रिकमेंडेशन कर दीजिए, उसमें 2 टाइटल देने की जरूरत है। ओके सर, थैंक यू। ये साइंस लिखा, इनका आंसर आया है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज एब्स्ट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट। नहीं, वो तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अगर आप कहीं डिक्शनरी में जाएंगे, लेकिन व्हाट शुड बी द टॉपिक, उसमें किन किन चीजों का समावेश हो, इसको जानने के लिए सर ने पूछा था। एक चीज गोपाल जी मैं खास ऐड करना चाहता हूँ। हाँ कीजिए, बिल्कुल। आज आपने बताया लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज होनी चाहिए। 4-5 लाइन का होना चाहिए। उसमें एक पहला लाइन में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद कहा कि मेथड्स क्या आपने अपनाया है 1 लाइन में। उसके बाद कहा कि आपका क्या रिजल्ट डिस्कशन है, क्या फाइंडिंग है, वो होना चाहिए। तो वो 4-5 लाइनों में ये 4-5 चीजों का समावेश जो है इस एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए। मैक्सिमम जो एब्स्ट्रैक्ट आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट इन सब चीज बातों से हमारे खासकर हमारे जर्नल में या बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस के पेपर आते हैं, ये सब मिसिंग होता है। लोग जो पेपर लिखते हैं उसमें लगता है कभी कभी कि वह मैक्सिमम टाइम लगता है कि वह कॉमन पेपर है, वो डिस्क्रिप्टिव वो इंफॉर्मेटिव पेपर है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में वो एब्स्ट्रैक्ट में लिख देते हैं। अगर 300 वर्ड में लिखना है तो सब्जेक्ट के बारे में लिख देते हैं।
और तो उस चीज का एकदम अभाव होता है जो आपने भी कहा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट में इस चीज का पूरा अभाव होता है। देखिए ये फुल लेंथ विक्रमादित्य जी, विभूति जी, मैं ये फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ, फुल लेंथ पेपर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे विद इन 300 वर्ड्स, तो ये 300 वर्ड्स को आप इसी चीज को जो मैंने आपको अभी बताया, जो सर पहले वाले सर ने जो पूछा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो आपका स्टडी है, इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये 3-4 चीजों को जब आप इलेबोरेट कर देंगे तो आपका 300 वर्ड का आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। फुल लेंथ पेपर में एब्स्ट्रैक्ट जो है मुश्किल से 100 विद इन द 100 वर्ड्स उसमें होता है। मैंने जो भी आज तक दुनिया के जितने भी स्टैंडर्ड जर्नल्स हैं उसमें मैंने देखा है कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट का डिमांड होता है उसमें लिखा रहता है एब्स्ट्रैक्ट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड। तो एब्स्ट्रैक्ट को देख करके ही लोग समझ जाते हैं कि इसने किन किन चीजों को, मेथोडोलॉजी को ऑप्ट किया है कि नहीं, समरी इसमें डाला है कि नहीं, किस किस तरह का काम किया है, इसका एम क्या था स्टडी का, तो वो सभी चीजें समराइज हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट में। लेकिन जैसे ही अब हम एब्स्ट्रैक्ट वॉल्यूम छापना चाहते हैं तो उसी एब्स्ट्रैक्ट को लोग इलेबोरेट करें कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, उसमें कम से कम 60-70 वर्ड में एक इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद एम्स एंड स्टडी दे दें उसमें 60-70 शब्दों में, उसके बाद मेथोडोलॉजी दे दें 60-70 शब्दों में। तो हम समझते हैं कि मिला जुला करके 300 शब्द हो जाएंगे, रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स उसमें डाल दें। दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट, उसी को इलेबोरेट कर देना है जो आपने फुल लेंथ पेपर में डाला है। अगर आपके पास कोई आदमी मानता है कि इसका एब्स्ट्रैक्ट भेज दीजिए तो उसी को इलेबोरेट कर देना है, जो हमने बहुत ही कंसाइज किया हुआ है, सिकुड़ करके मैंने डाला है जो फुल लेंथ पेपर में, या जो हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसके बाद अगर हमको फुल लेंथ पेपर डालना है तो फिर उसी को हम कंसाइज कर दें जितना ज्यादा से ज्यादा। उसमें शब्दों का चुनाव, सेंटेंस का चुनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें वर्ड का सिलेक्शन ऑफ द वर्ड एंड सिलेक्शन ऑफ द सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बहुत जरूरी है, वो उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, एक कुछ बात इसमें ऐड कर देना चाहते हैं कि जब भी कोई आदमी पेपर लिखना चाहता है तो सबसे पहले ये चुनाव करें कि क्या आपका पेपर कॉमन नेचर का है, मतलब जस्ट इंफॉर्मेटिव है, क्या आपका पेपर रिसर्च पेपर है, और क्या आपके पेपर लिटरेरी रिव्यू है। अगर किसी रिसर्च जर्नल में पेपर भेजना है तो जो एब्स्ट्रैक्ट का तरीका बताया गोपाल शर्मा जी ने, उसी तरह का एब्स्ट्रैक्ट या फुल पेपर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा जो पेपर है जिस सब्जेक्ट पर हम लिख रहे हैं वो एकदम कॉमन नेचर का इंफॉर्मेटिव है, तो उसको रिसर्च पेपर रिसर्च जर्नल में ना डाला जाए। एक्चुअली कि अगर आपको देखना पड़ेगा कि कई पेपर रिसर्च पेपर के साथ रिव्यू पेपर होता है। जैसे आपने आज काम स्टार्ट किया, उससे पहले बहुत लोगों ने काम किया, तो अलग पेपर ही होता है, तो उसको भी आप अपने आप को चुनाव कर लें। जब आप चुनाव कर लीजिएगा कि हमारा पेपर इस तरह का है, अगर तो लिटरेरी रिव्यू का पेपर उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि रिव्यू पेपर है, तो वो रिव्यू पेपर होता है। कॉमन पेपर आप रिसर्च जनरल पेपर पर न डालें, या उसमें लिखा जाता है कि यह जनरल टाइप ऑफ पेपर है, पहले से स्क्रिप्ट रहेगा कि यह जनरल पेपर है, तो रिव्यूअर या जो एडिटोरियल बोर्ड हो समझ जाते हैं कि यह रिसर्च पेपर नहीं है, यह कॉमन पेपर है, जनरल पेपर है जो इंफॉर्मेटिव है। अगर उस मैगजीन में, जर्नल में उस तरह के पेपर का स्थान है, अगर उनको देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने अपने यहाँ जो पाया है, बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस में जो पेपर्स आते हैं या हमारे मंथन जर्नल के भी आते हैं, हालांकि आजकल कुछ सुधरे भी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों ने कॉमन नेचर का चीज डालना स्टार्ट किया। लोग कहीं पेपर से, कई बार तो ऐसा भी होता है कि फोटो खींच करके, किसी किताब का फोटो खींच करके एब्स्ट्रैक्ट बना के भेज देते हैं। इन सब बातों से थोड़ा जो हट के रखा जाए, है ना। कुछ बातें बहुत फनी लगती हैं, लेकिन लोग इसको नॉन सीरियस बना देते हैं। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है किसी भी जर्नल के लिए या उस आदमी के लिए जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने ऑथर लिखा है, उसके लिए फनी है। वो आपको लोग हंसता है उसको, लोग कहते हैं कितनी गलत बात है। आप रिसर्च करना चाहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप ऐसा लिखेंगे। देखिए, मेरी जो राय है, मेरी राय सिंपल राय है कि जब तक आप कोई रिसर्च नहीं किया है तब तक आप ना कोई एब्स्ट्रैक्ट लिखिए, तब तक कोई रिसर्च पेपर लिखिए। बिकॉज होता क्या है कि द पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लास्ट मंथ रिसर्च, वो तुरंत क्या करना चाहते हैं कि पेपर कहीं पब्लिश कर देना चाहते हैं।
और ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि आपने कल स्टार्ट किया रिसर्च और आज आप पेपर लिखना शुरू कर दिए, तो उसमें हाथाजाट वे में आप कुछ भी लिख दीजिएगा, किसी का भी आर्टिकल आप अपने में डाल दीजिएगा और वो प्लेजरिज्म में आएगा और कल होकर आप पर केस हो जाएगा। तो फिर इसका कोई कोर्ट नहीं है, इसका सीधे पनिशमेंट है। प्लेजरिज्म में अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो आपको इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया जाएगा, सरकारी जॉब में है तो सरकार सस्पेंड कर देगी, किसी और इंस्टीट्यूशन में है तो फिर आपको जेल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे गंगा पर किसी ने अब्स्ट्रैक्ट डाला तो लिखते हैं कि गंगा जो है हिमालय से निकलती है, वहां जाती है, इसकी पूरी लंबाई इतनी है, इसमें लगभग इतने जानवर मिलते हैं और इसको इसमें बचाने की जरूरत है, इसमें ये थ्रेट है। व्हाट इज योर इनपुट? दिस इज ऑलरेडी पब्लिश्ड। अगर किसी ने पेपर इस तरह से लिखा तो ये तो बहुत बढ़िया अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज योर इनपुट? आपका जब तक अपना इनपुट नहीं होगा तब तक आप यू डोंट राइट योर अब्स्ट्रैक्ट, यू डोंट राइट योर फुल लेंथ पेपर। ये तो पूरा दुनिया जानता है। वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द पेपर्स व्हिच वी कुड फाइंड इन लास्ट वेबिनार। तो उसमें तो हमने देखा कि लोग ऐसे लिखें, गंगा हिमालय से निकलती है, इसकी लंबाई इतनी होती है, ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, इसमें बहुत तरह की बायोडाइवर्सिटी मिलती है, इसमें इतने ये थ्रेट हैं, इतने वो थ्रेट हैं, इसमें इतने तरह के पोल्यूशन है। अरे साहब, ये तो 100 बार लिखा गया है रिपोर्ट्स में। व्हाट इज योर इनपुट? आप अपना काम दिखाइए ना, आप अपना काम बताइए कि व्हाट यू हैव डन। अगर एक काम भी आपने किया है तो उसको डालिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है, इस तरह के साइंटिफिक कम्युनिटी में इस तरह के काम को पसंद नहीं किया जाना चाहिए। अनलेस अनटिल यू हैव नॉट डन एनी ऑफ योर वर्क, आप मत लिखिए, आप बेइज्जत होइएगा, आप अपने इंस्टीट्यूशन को बदनाम कीजिएगा, आप अपने गाइड और अपने सुपरवाइजर को बदनाम कीजिएगा। इसलिए माय हम्बल सजेशन इज नॉट टू राइट एनी सच टाइप ऑफ पेपर। और वो क्वेश्चन किन्हीं का है तो पूछिए। शायद आप कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है निका। तो हम लोग समय न जाया करते हुए इस देर करीब 3:30 बजे से 3 बजे से लोग आना स्टार्ट हुए थे, है ना? और करीब 5:30 होने ही वाले हैं, 10-15 मिनट का देर है अभी। तो हम लोगों ने एकदम समय पर 3 बजे से 5:30 बजे का हम लोगों ने सोचा था 3:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। और करीब 78 कल आज से 2 घंटा पहले तक, स्टार्ट होने से 2 घंटा पहले तक 78 लोगों ने इस वेबिनार में भाग लेने के लिए अपना आवेदन दिया था। और करीब 20 लोगों ने, उस 78 लोगों में से करीब 20 लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई किया था, जिन लोगों को पे करना था, तो उन लोगों ने पे किया है। तो आप ये कहेंगे कि आप सभी लोग आए, और हमारा तो मन था कि हमारा टारगेट था कि 100 से कम नहीं होने चाहिए। मैंने अपने लोगों में कहा था कि 100 कम से कम 100 पार्टिसिपेंट तो होने ही चाहिए। लेकिन 100 पार्टिसिपेंट नहीं हुए, 78 या 80 पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया। और मैंने स्क्रीन पर देखा कि 42 से 45 लोग मैक्सिमम रहे। इसका मतलब जो मैक्सिमम 40 लोग थे, 35-40 लोग थे, वो लोग, उन लोगों ने या तो उनको समय नहीं था इस वेबिनार को अटेंड करने का, या किसी कारणवश फंसे रहे। उन लोगों को भी धन्यवाद, कम से कम उन लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया था कि हम लोग इस वेबिनार को करेंगे, मतलब इस वेबिनार में पार्टिसिपेट होंगे। उन लोगों को, जिन लोगों ने इससे लाभ उठाया, गोपाल शर्मा जी के एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन का, एक्चुअली इनके प्रेजेंटेशन में मैंने पाया कि मोरलेस जो मैं चीज चाहता था कि वो कवर हो जाए, तो सारी चीजें कवर हो गई। कुछ चीज ऐसी थी जो मैं भूल गया था, वो सारी चीजों का भी कवर कर दिया है। यही अंतर है, क्योंकि ये हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं और कई सालों से जुड़े हैं, रियल प्रॉब्लम को समझते हैं। ये रिसर्च वाले आदमी हैं। इन्होंने बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस पर या मंथन पर रिसर्च भी किया है, मंथन पर भी मिशन मंथन किया है प्रतिभागियों पर, कि हमारे प्रतिभागी, हमारे ऑथर कैसी कैसी गलतियां करते हैं।
उन सारी चीजों का समावेश इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में किया है। मैं इनको अपनी सोसाइटी की ओर से, और सोसाइटी खुद आदमी है ही, फिर भी अपनी ओर से तहे दिल से गोपाल शर्मा जी का मतलब धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। लोग ये प्रेजेंटेशन का हम लोग वेबसाइट पर रखेंगे, इस पे तो रहेगा ही, सारे उन प्रतिभागियों के पास ही प्रेजेंटेशन जाएगा जो जिन लोगों ने भाग लिया है, उनके मेल पर चला जाएगा, ताकि बाद में इनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन कहीं दें या कहीं भी रिसर्च हमारे ही मंथन में कहीं दिखें या बिहार साइंस कॉन्फ्रेंस में दिखें, तो उन सब बातों का ध्यान रखें, जिन सब बातों का ध्यान गोपाल शर्मा जी ने इस प्रेजेंटेशन के द्वारा दिलवाया है। हम ये समझेंगे कि इसके बाद ये गलतियां नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। और ये जो मुहिम हमारा है कि हम लोगों को बताएं कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए, ये अभी इसकी शुरुआत हुई है। हम लोग ये हर एक पखवाड़े पर इसी टॉपिक पे करते रहेंगे। शायद हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे। लोग अभी तो बहुत कम लोगों को पता भी चली है। इस बार हम समझते हैं कि 200-400 लोगों को हमारे द्वारा खबर गई और इन लोगों में से करीब 80 लोगों ने ध्यान दिया। तो अगर ये खबर जाएगी और लोगों के द्वारा भी, तो हम लोग स्पेशल सेमिनार इस पर फिर से करेंगे और फिर से गोपाल शर्मा जी या गोपाल शर्मा जी के तरह का ही कोई ऐसा और ज्वाइंट डायरेक्टर होगा, उनको बुलाएंगे और तो कहेंगे कि इसी टॉपिक पर कुछ सेमिनार दिया जाए या इन्हीं की सेवा ली जाए। अगर कभी लगा कि नहीं इन्हीं की सेवा, इनका फिर से प्रेजेंटेशन किया जाए इसी सब्जेक्ट पर, तो फिर इनकी सेवा अवेलेबल है एनी टाइम एनी डे। तो आप सब प्रतिभागियों को धन्यवाद जो आप सभी लोग आए। और आपका जो और भी क्वेश्चंस अगर होगा तो आप ग्रुप पर लिखेंगे, बिहार ब्रेन्स का ग्रुप है याहू ग्रुप, उस पर लिखिएगा और उस पर आपको मिल जाएगा। और आंसर गोपाल शर्मा जी देते रहेंगे। और गोपाल जी शर्मा जी जैसे ही कई गोपाल शर्मा जी हैं जो उस पर आपका पूरे वर्ल्ड के लोग हैं उस पर, वो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। दूसरा ये है कि जिन लोगों ने सर्टिफिकेट का अप्लाई किया था उनको सर्टिफिकेट 5-7 दिन के अंदर मिल जाएगा। और जिन लोगों को अब भी चाहिए कि हाँ सर्टिफिकेट चाहिए, वो अप्लाई करेंगे, उनका जो फी है वो पे करेंगे, तो उनको सर्टिफिकेट, जिन लोगों ने आज भाग लिया प्लस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया था, अगर मन है कि अप्लाई लेना है तो वो फिर अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको फिर उनका जो फी है पे करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए फिर से धन्यवाद आप सब लोगों का। हम लोग अब इस आयोजन को भी कुछ देर के लिए बंद करते हैं और नेक्स्ट वीक में 6 फरवरी को लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर इनके पांडे का होगा फिजिक्स पर वेव फ्रंट के ऊपर, वो अपना भाषण देंगे, अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। 1-2 घंटे का वो भी होगा, वो भी इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा और बहुत इंटरेक्टिव होगा। आप सब लोगों का उसमें भी स्वागत है। जो लोग फिजिक्स के खाली स्टूडेंट हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी स्टूडेंट, बेसिक टॉपिक वेव फ्रंट पे और श्रोडिंगर इक्वेशन पे बात करें। थैंक यू विभूति जी। हाँ बोलिएगा जी। ये हमने ऐसे ही ये मेल को देख लिया था तो मुझे टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगा जी। तो आज मैं कंपनी में काम करते हुए गाड़ी के भीतर बैठ करके मैं 2 घंटे से प्रवचन सुन रहा हूँ आज का। अच्छा बहुत शुक्रिया। ठीक है नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक करीब 200 इंजीनियरिंग लड़कियों को एमटेक का प्रोजेक्ट और बीटेक का प्रोजेक्ट कराया हूँ, तो मेरे मन में बराबर ये बात आती थी कि उनको जो प्रोजेक्ट कराया है कहना है पब्लिश इट। तो इसके लिए ये टॉपिक मुझे इंटरेस्टेड लगा था, तो मैं आज बैठ करके गाड़ी के भीतर बैठ करके आप लोग की सारी ये सुना और हमें थोड़ी सी एहसास भी हो गई कि आई शुड नॉट डू इट व्हेनेवर यू गो फॉर डूइंग इट तो गेट द परमिशन फॉर ऑफिस। बिकॉज वो लड़के जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो इंडस्ट्री के लिए ही करते हैं, तो वो इंडस्ट्री का एक पार्ट हो जाता है। तो ये काफी दिन से मन में आता था कि हम भी इसको पब्लिश कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत आइडिया था। थैंक यू शर्मा जी फॉर गाइडिंग मी। और साथ में विभूति जी को भी काफी जब से हमने बिहार ब्रेन का फाउंडेशन किया है, विभूति जी ने बहुत कुछ एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं और हम उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, लेकिन विभूति जी की सारी एक्टिविटी को मैंने पढ़ते रहते हैं। तो विभूति जी आपको भी काफी धन्यवाद कि इस तरह का आयोजन कर करके जो आदमी डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली भी जो कनेक्ट हो जाते हैं उन लोगों को काफी अच्छा फायदा पहुंचता है। तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ वेबिनार्स
और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आई हैव द इंडस्ट्री 25 years एक्सपीरियंस, सो अगर कार बनाने में, कार के लिए कुछ पेंटिंग करने में, न्यू टेक्नोलॉजी में, कोई इनोवेशन में कुछ अगर हमारी सपोर्ट लगे कि कुछ हमारी मदद चाहिए आपको, तो आप हमें भी पूछ सकते हैं। हम आपको मोस्ट वेलकम टू डूइंग फॉर दिस वन। हमारा एक इनोवेशन फोरम बना है सर, आपको आपका फोन नंबर हमको टाइप कर दीजिए। हम बहुत जमाने के बाद आपसे बात हो रही है, तो मेरे फोन में आपका फोन नंबर है कि नहीं? तो हाँ, ये लगता है कि 2004 के बाद हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपका मेल में मुझे मेल आ गया था। आपने जब जैसे कहा तो मैं याद आया, वही अजय जी कॉमर्स कॉलेज वाले, बहुत जमाने की बात हुई। तो आप अपना फोन नंबर चैट पर भेज दीजिए। ओके। मैं फिर बात करता हूँ उससे। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हमारे इसमें हो रही है इनोवेशन पर प्रोजेक्ट्स। ओके, थैंक यू विभू जी, थैंक यू ऑल पीपल। थैंक यू।